हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर 3 फेज इंडक्शन मोटर में अब स्टार्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर एग्जाम्स में स्टार्टिंग फिनोमिना में स्टार्टर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। साथ में डिफरेंट टाइप के स्टार्टर्स पर शॉर्ट नोट लिखने को आ जाता है। ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते थ्योरेटिकल क्वेश्चन पेपर में और वाइवा में भी। तो स्टार्टिंग इतना इम्पॉर्टेंट क्यों फिनोमेना है 3 फेज इंडक्शन मोटर का, वो मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ। और फिर इसके बाद मैं बताऊँगी स्टार्टर्स की नीड क्यों है। तो स्टार्टिंग मतलब जब रोटर ने घूमना शुरू नहीं किया है, मोटर स्टेटर को हमने सप्लाई दे दिया है, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है और रोटर के बार्स भी रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कट होना शुरू हो गए हैं। ईएमएफ इंड्यूस हो गया, करंट आ गया, पर अभी टॉर्क नहीं जनरेट हुआ। मतलब शुरू में एकदम जो रोटर की स्पीड होती है, जब रोटर ने घूमना नहीं शुरू किया तो नेचुरली उसकी स्पीड जीरो है। स्पीड जीरो है मतलब एनआर जीरो है, तो स्लिप की वैल्यू एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस, मतलब एनएस माइनस जीरो अपॉन एनएस, मतलब एनएस अपॉन एनएस यानी 1 हो जाती। तो स्लिप की वैल्यू स्टैंड स्टिल कंडीशन में या स्टार्टिंग कंडीशन में 1 होती है। अब अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट को रेफर करूं, आप मेरे इक्विवेलेंट सर्किट वाले वीडियोस देखिएगा। मैंने ऐसा इक्विवेलेंट सर्किट डिराइव किया था जिसमें ये स्टेटर के पैरामीटर्स है और ये रोटर के पैरामीटर्स तो है ही, साथ में रोटर के पैरामीटर्स में ये वाली जो क्वांटिटी है ये मैकेनिकल लोड को रिप्रेजेंट करती है, मतलब मैकेनिकल लोड का इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। और ये मैग्नेटाइजिंग ब्रांच कहलाती है, शंट ब्रांच, जो मैग्नेटाइजेशन से रिलेटेड फिनोमेना को एक्सप्लेन करती है। तो ये सारी चीज़ें अपन बात कर चुके हैं बेटा इक्विवेलेंट सर्किट जब डिफाइन किया था। पर अब इस सर्किट को जब मैं ऑब्जर्व करूं तो ये जो रेड डैश्ड बॉक्स है, मतलब मैं स्टेटर के इनपुट टर्मिनल, ये पर फेज बेसिस पर स्टेटर का इक्विवेलेंट सर्किट है। तो पर फेज स्टेटर का अगर मैं इम्पिडेंस देखने जाऊं या झांकने पर मुझे Z01 नजर आता है, मतलब पूरे के पूरे पैरामीटर्स रेफर टू स्टेटर मैं ले सकती हूँ और उन सब का जो इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड होगा वो Z01 होगा। और इसी को दूसरी लैंग्वेज में मैं ये कह रही हूँ कि इन दोनों टर्मिनल से अंदर झांकने पे मुझे जो इक्विवेलेंट इम्पिडेंस नजर आएगा वो Z01 है, या रेफर टू स्टेटर ऐसा इम्पिडेंस Z01 है वो बोल सकती हूँ मैं। तो अब इस सर्किट में अगर इस पूरे इम्पिडेंस इस पूरे सर्किट को मैं एक सिंगल इम्पिडेंस Z01 से रिप्लेस कर दूं तो करंट जो फीड होगा वो V1 अपॉन Z01 इक्वल टू I1 होगा। ऐसा मैं समझ सकती हूँ। ये सिंपल सर्किट में इस तरीके से मैं इवेल्युएट कर सकती हूँ करंट की वैल्यू को। तो I1 इज इक्वल टू V1 अपॉन Z01, इतना होगा स्टेटर में फीड होने वाला सप्लाई करंट। अब जो हालात है स्टैंड स्टिल वाले, मतलब S इक्वल टू 1 है, तो S इक्वल टू 1 होते से ही ये वाली क्वांटिटी जीरो हो जाती, क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो और अपॉन S मतलब वो भी 1 है तो जीरो अपॉन 1, तो R2 डैश इंटू 1 माइनस एस अपॉन एस बिकम जीरो। R2 डैश नहीं जीरो हो रहा है, ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो जा रही। और इसे किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये शॉर्ट सर्किट को रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट को। मतलब ये जो मैकेनिकल लोड है, चाहे कितना भी स्टार्टिंग में आप लोड लगा दो, यही मतलब निकल रहा है एट द टाइम ऑफ S इक्वल टू 1 इट विल बिहेव एज इफ देयर इज अ शॉर्ट सर्किट। तो ये जो सर्किट होगा उस टाइम ये है ही नहीं, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, तो ये सारे पैरामीटर्स आपको वहां पे नजर आएंगे इक्विवेलेंट सर्किट में। तो अब मैं ये कह सकती हूँ कि पहले जो सारे पैरामीटर्स की वजह से इक्विवेलेंट इम्पिडेंस Z01 आ रहा था, अब ये क्वांटिटी तो है ही नहीं, मैकेनिकल लोड है ही नहीं, तो ये Z01 की वैल्यू कम हो जाएगी और कम होके मैं उसे बोल दे रही हूँ Z1SC। मतलब शॉर्ट सर्किट होने की वजह से स्टैंड स्टिल कंडीशन में Z01 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Z1SC। मतलब मैं यहाँ पर I1 की वैल्यू जो मैं V1 अपॉन Z01 ले रही हूँ, मैं V1 अपॉन Z1SC लिख दे रही हूँ अब Z01 की जगह। और Z1SC लिखते से ही ये क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी। ये क्वांटिटी पहले छोटी थी क्योंकि Z01 बड़ा हुआ करता था इसके प्रेजेंस की वजह से। अब Z01 जो है अब वो Z1SC शॉर्ट सर्किट का SC कर दिया, वो हो चुका है और ये छोटा है
Z01 से, तो ये क्वांटिटी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब करंट की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। और ये कौन सा करंट होगा? स्टार्टिंग टाइम का। मतलब स्टार्टिंग टाइम में जब ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो रहा है तो ज़्यादा करंट सर्किट में खींच लिया जाएगा, या इंडक्शन मोटर में बहुत बड़ा करंट खींच लिया जाएगा। वजह सिर्फ ये है कि Z1SC या इम्पिडेंस की वैल्यू कम हो गई इसलिए। और वो करंट कितना होता है? फुल लोड करंट अगर 30 एम्पियर्स है तो उसका 6 to 7 टाइम्स हाई करंट फ्लो होता है स्टार्टिंग टाइम में। और यही एक मेजर इशू होता है स्टार्टिंग टाइम का, कि बहुत लार्ज करंट सप्लाई से खींचा जाता है और लगभग वो 7 to 8 टाइम्स फुल लोड करंट का होता है। फुल लोड करंट किसको बोल रही हूँ? नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में जो लोड बियर कर रही है 3 फेज इंडक्शन मोटर नॉर्मल ऑपरेटिंग पॉइंट पर, वो उस वक्त जो करंट बह रहा होता है उसको हम फुल लोड करंट कहते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में। तो उस टाइम के करंट का 6 to 7 टाइम्स इतना बड़ा करंट सर्किट में बह रहा होता है। बेटा ये बड़ा करंट थोड़ी सी देर के लिए बहे तो कोई इशू नहीं है, पर ये बड़ा करंट अगर ज़्यादा देर बह जाता है तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। और ज़्यादा देर तक ये बहा तो फिर वाइंडिंग ओवरहीट हो जाएगी, मोटर के खराब होने के, डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं ये कहूँ कि अगर मैं स्टार्टिंग करंट ज़्यादा खींचा जा रहा है सप्लाई से और उसके बाद मोटर ने फटाफट एक्सेलरेट होके नॉर्मल ऑपरेटिंग स्पीड गेन कर लेनी चाहिए, इसका मतलब ये स्टार्टिंग करंट ज़्यादा देर बह नहीं पाएगा। मैं फिर से बोलती हूँ कि हाई स्टार्टिंग करंट फ्लो होना शुरू हुआ S=1 पे, उसके बाद मोटर ने जल्दी से एक्सेलरेट होकर, मतलब टॉर्क इतना प्रोड्यूस होना चाहिए कि फटाफट एक्सेलरेट होके उसने नॉर्मल ऑपरेटिंग स्पीड गेन कर लेनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हाई स्टार्टिंग करंट को हम ज़्यादा देर नहीं बहने देते हैं, हम जल्दी से कंट्रोल कर पाते हैं। यही सारी बातें मैं आगे करने वाली हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टर्स के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्या ज्यादा करंट खींचा जा रहा है, ठीक है, पर वो ज्यादा करंट ज्यादा लंबे टाइम तक ना बह पाए इंडक्शन मोटर से, और लंबे टाइम तक ना बह पाए उसका तोड़ क्या है, उसका रेमेडी क्या है? वो रेमेडी ये है कि स्टार्टिंग टॉर्क इतना डेवलप हो कि मोटर फटाफट एक्सेलरेट हो जाए और अपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग स्पीड पर आ जाए, मतलब करंट कंट्रोल हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को समझाया था कि स्टार्टिंग टॉर्क फिर डेवलप टॉर्क के बीच की वजह डिफरेंस की वजह से, या लोड टॉर्क और डेवलप टॉर्क के डिफरेंस की वजह से एक्सेलरेशन कैसे मोटर में आता है और कैसे नॉर्मल ऑपरेटिंग पॉइंट अचीव होता है, ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक स्पेशली डाल दूंगी मस्ट वॉच में, तो आपको क्लियर हो जाएगा जो मैं अभी यहाँ पर बोल रही हूँ। अब एक चीज़ और, मैं पूरे इक्विवेलेंट सर्किट को जब मैंने डिराइव कर लिया, उसके बाद मैंने अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट वगैरह की बात की, तब मैंने इस शंट ब्रांच को इनपुट साइड में शिफ्ट नहीं किया, ना ही मैंने इस ब्रांच को निग्लेक्ट किया। हाँ, मैं R0 को निग्लेक्ट कर देती थी क्योंकि ये कांस्टेंट लॉसेस को रेफर करता था, तो मैं ये बोल के इसको हटा देती थी कि जब जरूरत पड़ेगी इन लॉसेस के मैग्नीट्यूड को अपन ऐड कर लेंगे। पर मैं इस ब्रांच को कभी हटा नहीं पाई, पर यहाँ पे हटाऊंगी मैं। रीजन क्या है बेटा? एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो यहाँ से बहने वाला करंट जो होगा वो 6 to 7 टाइम्स ऑफ द फुल लोड करंट है, और I0 की वैल्यू कितनी होती है? 30 to 40%, मतलब 0.3 to 0.4 फुल लोड करंट के बराबर होती है। मतलब यहां से बहने वाला करंट जो होगा वो 6 to 7 टाइम्स, या यहां से बहने वाला करंट 6 to 7 टाइम्स ऑफ द फुल लोड करंट है, और यहां से बहने वाला करंट उसका मात्र 0.3 to 0.4 टाइम्स है। तो इतना छोटा करंट स्टार्टिंग के हालातों में शंट ब्रांच से बह रहा है, और बड़ा करंट यहां से बह रहा है, तो इस ब्रांच में से बहने वाले करंट का मैग्नीट्यूड छोटा होने की वजह से मैं इसको निग्लेक्ट कर सकती हूँ, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एनालाइजिंग एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। समझ गए होंगे आप मेरी बात? तो मैं इस ब्रांच को हटा देती हूँ, हटा दिया मैंने इस ब्रांच को। अब जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ बेटा सब लिखा हुआ है। अब जब मैंने इस ब्रांच को हटा दिया तो अब मेरा सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट ये वाला हो गया, ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो गया। R1 है, X1 है, X2 डैश है, R2 डैश है, और हाँ ये वाला जो करंट मैं बता रही हूँ वो I2 डैश स्टार्टिंग बोल रही हूँ। ये वाला रेजिस्टेंस R2 डैश है
और ये वाला रिएक्टेंस X2 डैश है। तो अब इन हालातों में सर्किट से कितना करंट खींचा जा रहा है, सर्किट से जो खींचा जाने वाला करंट है वो I1S स्टार्टिंग ऐसा और वो V1 अपॉन Z1SC इतना करंट सर्किट से बह रहा है इस वक्त, जो कि 6 to 7 टाइम्स ऑफ द फुल लोड करंट है। ठीक, अब सर्किट को देखते हुए I2 डैश स्टार्टिंग भी इतना ही करंट हो जाए, क्योंकि शंट ब्रांच हमने हटा दी तो जितना करंट यहां से बहेगा उतना ही, ये अप्रोक्सीमेशन यहां पे मैं ले पा रही हूं। पर जब मैं एक्चुअल सर्किट की एक्चुअल इक्वल इंडक्शन मोटर की बात करूंगी ना, तो तब यहां पर फिर मैं एमएमएफ मैच करने वाली इक्वेशन को लेकर मैं I2 स्टार्टिंग निकाल पाऊंगी या I1 स्टार्टिंग निकाल पाऊंगी। वो मैं डिफरेंट टाइप के स्टार्टर्स के टाइम पे मैं उसको कंसिडर करूंगी, तब मैं एमएमएफ इक्वेशन मैच करने की, एमएमएफ मैच करने की मेथड को फॉलो करूंगी। पर अभी इक्विवेलेंट सर्किट में जो अप्रोक्सीमेशन है उस हिसाब से मैं ये कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ कॉन्सेप्ट समझाना है आपको। अब यहाँ पर डेवलप टॉर्क कितना है, 3 अपॉन, मालूम है हमें डेवलप टॉर्क का एक्सप्रेशन 3 अपॉन ओमेगा एस I2 डैश स्क्वायर R2 डैश अपॉन एस, ये जनरल एक्सप्रेशन है डेवलप टॉर्क का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का। पर स्टार्टिंग टाइम में अगर मैं टॉर्क कितना प्रोड्यूस हो रहा है निकालूं तो मैं S की वैल्यू को 1 कर दूंगी और I2 डैश को मैं I2 डैश स्टार्टिंग से रिप्लेस कर दूंगी। तो 3 अपॉन ओमेगा एस I2 डैश स्टार्टिंग का स्क्वायर इंटू R2 डैश अपॉन 1 किया, मतलब यहां पर मैं 1 लिख देती हूँ बेटा ताकि कंफ्यूज ना हो। तो 3 अपॉन ओमेगा एस, अब I2 डैश स्टार्टिंग को मैं I1 स्टार्टिंग से रिप्लेस कर सकती, तो वो कर दिया I1 स्टार्टिंग स्क्वायर R2 डैश से। अब फुल लोड कंडीशन पे मैं देख रही हूँ कि टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो ये मेरी हो जाएगी फुल लोड की स्लिप, तो SFL से रिप्लेस कर दूंगी मैं, और I2 डैश FL से रिप्लेस कर दूंगी। फुल लोड कंडीशन में कितना करंट बह रहा होगा, I2 डैश FL। हाँ बेटा, पर I2 डैश FL से मैं I1 डैश FL डायरेक्टली रिप्लेस नहीं कर पाऊंगी, मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि फुल लोड कंडीशन में अगर यहाँ से 100% करंट बह रहा है और यहाँ से उसका 30 to 40% करंट बहता है, तो मैं उस वक्त इसको निगलेक्ट नहीं कर सकती। इसका मतलब मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कि रोटर करंट डिवाइडेड बाय स्टेटर करंट इज इक्वल टू स्टेटर नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन रोटर नंबर ऑफ टर्न्स, और वो 1 अपॉन के, ऐसी ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ले लूंगी, के मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो इसको फॉलो करते हुए मुझे I2 डैश FL की जगह I1 FL अपॉन के ऐसा रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा, और R2 डैश अपॉन SFL ये होगा। अब मैं इक्वेशन टाउ ST को टाउ FL से डिवाइड कर रही हूँ, तो फाइनली मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ रहा है। इसका मतलब मुझे स्टार्टिंग का टॉर्क इतना मॉडरेट चाहिए, करंट मेरा कंट्रोल भी होना चाहिए स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग टॉर्क इतना मॉडरेट डेवलप हो कि स्टार्टिंग करंट बहुत बड़ा ना हो और स्टार्टिंग टॉर्क इतना डेवलप हो कि मोटर एक्सेलरेट होके जल्दी से अपने नॉर्मल ऑपरेटिंग पॉइंट पे आ जाए। ये टारगेट रहेगा। अब तो ये मेरी बेसिक इक्वेशन है जिसमें मैं स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क और स्टार्टिंग करंट और फुल लोड करंट के बीच के रिलेशन से मैं एक मॉडरेट सिचुएशन डेवलप करने की कोशिश करूंगी हर टाइप के स्टार्टर्स से। वो हम एक के बाद एक स्टार्टर्स में समझेंगे। अब मैं स्टार्टर बोल रही हूँ, क्या है बेटा, स्टार्टर्स जो होते हैं वो ऐसे डिवाइस है जो स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल कर लेते हैं और कुछ टाइप के प्रोटेक्शंस भी वो प्रोवाइड करते हैं। और स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करके हम ये भी देख लेते हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क कितना डेवलप हो रहा है, वो सारी सिचुएशन वहाँ पे हम हैंडल कर लेते हैं। अब स्टार्टर्स जो है वो इसको स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल कर रहे हैं, और कंट्रोल कर रहे हैं का मतलब ये है कि वो बहुत देर, एक तो क्वांटिटी को भी रिड्यूस कर रहे हैं स्टार्टिंग करंट की, और बहुत देर तक स्टार्टिंग करंट को बहने भी नहीं देंगे, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क भी इतना डेवलप करेंगे कि मोटर अपने नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन पे जल्दी से आ जाएगी। अब कितने टाइप की इंडक्शन मोटर होती है, वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर और स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रहता है स्लिप रिंग से, मतलब रोटर के 3 फेज कनेक्शन के बाद स्लिप रिंग्स लग रहते हैं। स्लिप रिंग्स के बाद हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस स्टार कनेक्टेड रहते हैं, जिसको जॉकी की मदद से हम रोटर से कनेक्ट होने वाले एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू को बदल सकते हैं। तो शुरू में हम क्या करेंगे वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में, वो रेजिस्टेंस रोटर रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड सर्किट में ज़्यादा इंसर्टेड रखेंगे, और जैसे ही मोटर स्टार्ट हो जाएगी
रेजिस्टेंस ज़्यादा रखा तो स्टार्टिंग टॉर्क तो ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए करंट भी कंट्रोल हो जाएगा, स्टार्टिंग करंट। तो वहाँ पे वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के मैग्नीट्यूड को शुरू में हाई रख के हम करंट को कंट्रोल भी कर पाते हैं और हम मॉडरेट स्टार्टिंग टॉर्क भी डेवलप कर पाते हैं वहाँ पे। पर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं कर पाते हम, इसलिए स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में हमें स्टार्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। और वहाँ पर हम 3 टाइप के स्टार्टर्स यूज़ करते हैं बेटा। एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, एक स्टार डेल्टा स्टार्टर, और एक हम लेते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। इस तरीके से ये 3 स्टार्टर्स हम यूज करते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की केस में। हमें वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की केस में हमें स्टार्टर्स की जरूरत नहीं है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा वो पर्पस सॉर्ट आउट कर देता है। हमें स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की केस में ये 3 स्टार्टर्स की जरूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट वीडियो से मैं एक एक करके एक एक स्टार्टर को एक एक वीडियो में लूंगी बेटा। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा कि वाई स्टार्टिंग इज डिफिकल्ट फिनोमिना या बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमिना क्यों है 3 फेज इंडक्शन मोटर में, वो मैंने आप लोगों को समझाया। साथ में ये भी बताया कि स्टार्टर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो से मैक्सिमम वाई, क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ये सारी रीजनिंग्स समझने की कोशिश करिए। थैंक यू।